सब्सक्राइब कीजिए चैंपियनशिप चैनल को और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित अपडेट के लिए घंटी के निशान पर क्लिक करें। वेलकम टू चैंपियनशिप चैनल। आज ये हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं वाले चैप्टर, ठीक है, कक्षा 11 रसायन विज्ञान। तो इसमें जो है इस चैप्टर में हमारा जो है लास्ट वीडियो यहाँ तक फिनिश हो गया था, ठीक है। यहाँ से आज हम आगे बढ़ेंगे। कॉपी और पेन से एक्टिव रहिएगा और नोट्स पिकअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। हम यहाँ पे हम पढ़ चुके थे कि जो है मीटर परिपाटी क्या है, इसके बारे में हम देख चुके थे, ठीक है। तो SI पद्धति में 7 आधार मात्रक हैं, ठीक है। कितने आधार मात्रक हैं? 7 आधार मात्रक, ठीक है। तो अब इसमें है कि इन्हें तालिका में सूचीबद्ध किया गया है, तो वो तालिका तो मैं यहाँ पे दिखा नहीं पाऊँगा, आप उसमें देख लीजिएगा NCERT में, ठीक है। तो NCERT में बनी हुई है तालिका, ठीक। तो ये 7 मात्रक हैं। मात्रक 7 आधारभूत वैज्ञानिक राशियों से संबंधित हैं, ठीक है। यानी कि और अन्य भौतिक राशि जैसे गति, आयतन, घनत्व आदि इन राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है, ठीक है, अन्य भौतिक राशियाँ। तो हम इसमें फिर आगे बढ़ते हैं, क्या है इसमें। तो ऐसा ही पद्धति में अपवर्त्य और अपवर्तकों को व्यक्त करने के लिए पूर्व लग्नों का उपयोग किया जाता है। ये भी जो है तालिका में है, ठीक है, ये भी देख लीजिएगा। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे, द्रव्यमान और भार, ठीक है। तो द्रव्यमान और भार में हम एक चीज़ ये भी देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है, ठीक है, क्या अंतर है इन दोनों के बीच, ठीक है। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, ठीक है। कोई पदार्थ है, उसमें जितने भी द्रव्य उसके अंदर उपस्थित हैं एक पदार्थ के अंदर, तो उसकी जो टोटल अमाउंट है वो उसका द्रव्यमान है, ठीक है। जबकि किसी वस्तु का भार उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है, ठीक है। तो पहला डिफरेंस यहाँ पे द्रव्यमान जो क्या है, पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, और जो भार है वो वस्तु पर लगने वाला गुरुत्व बल है, ठीक है। गुरुत्व बल के कारण ये भार परिवर्तित हो सकता है। द्रव्यमान परिवर्तित नहीं होता है ना, यानी कि द्रव्यमान स्थिर होता है, हम ये कह सकते हैं। द्रव्य की जो मात्रा है वो जितनी है उतनी की उतनी ही रहेगी ना, वो तो चेंज नहीं होगा। अब जैसे कोई चीज़ है यहाँ, पृथ्वी में कोई चीज़ है, ठीक है, अर्थ में, तो वो चीज़ अगर चंद्रमा में जाएगी तो चंद्रमा का गुरुत्व अलग है, पृथ्वी का गुरुत्व अलग है, तो उसमें परिवर्तन आ जाएगा, उसके भार में परिवर्तन आएगा, ना कि द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी पदार्थ का द्रव्यमान स्थिर होता है, ठीक है, यानी कि कांस्टेंट होता है, स्टेबल होता है, परंतु उसका भार गुरुत्व में परिवर्तन के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग हो सकता है। जैसा कि अभी मैंने एग्जांपल दिया कि कोई वस्तु अगर पृथ्वी से चंद्रमा में जाती है तो चंद्रमा में उसका जो भार है उसमें परिवर्तन आ जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है उसका स्थिर रहेगा, ठीक है। तो इसलिए इन दोनों के यूज पर हमें जो है थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। तो अब इन दोनों के बीच आगे देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा मैंने जो लास्ट टॉपिक पढ़ाया था उसमें कुछ चीज़ें हैं, अगर जो आपने नोट नहीं किए वो नोट्स यहाँ पे मैं अवेलेबल करा रहा हूँ, तो आप इसमें से नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, द्रव्य के गुणधर्म एवं उनका मापन, ये मैंने बता दिया था, ठीक है। 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है गुणधर्मों को, भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म, और इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। तो भौतिक गुणधर्म वे गुणधर्म होते हैं जिन्हें पदार्थ की पहचान या संगठन को परिवर्तित किए बिना मापा या देखा जा सकता है ना। जैसे रंग है, गंध है, गलनांक है, क्वथनांक है, मतलब इनका मेजरमेंट किया जा सकता है, मापा जा सकता है और इनको देखा जा सकता है, ठीक है। क्लियर है ना बात? मतलब परिवर्तन करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना परिवर्तन के हम इसको देख सकते हैं,
ठीक है। अब रासायनिक गुणधर्म क्या है, परिवर्तन के बिना मापा या देखा नहीं जा सकता, इनमें परिवर्तन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे है अम्लता और क्षारकता, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये किसमें आते हैं, रासायनिक गुणधर्म में, ठीक है। तो अब यहाँ पे गलनांक और कथनांक की भी डेफिनेशन मिल गई है, ठीक है। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, ठीक है, ये काय लिख दिया है, कोई कर लेना इसको, कोई पदार्थ पिघलना प्रारंभ हो जाता है उसे गलनांक कहते हैं। और कथनांक वह ताप, जहाँ पे ताप लिखना है, ठीक है, वह ताप जिस पर कोई पदार्थ, ठीक है, जिस पर कोई पदार्थ उबलना प्रारंभ होता है क्वथनांक कहलाता है। इसका करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें गलतियाँ हैं, ठीक है। तो ये है, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, द्रव्यमान और भार में अंतर देखते हैं। यहाँ पे क्या अंतर है द्रव्यमान और भार में, पहले बता दिया मैंने। अब अंतर लिखना है इस तरीके से कॉलम बना करके, ठीक है। तो पहला यहाँ पे द्रव्यमान किसी पदार्थ का द्रव्यमान उसमें उपस्थित द्रव्य की मात्रा है, और जो वस्तु का भार है उस पर लगने वाला गुरुत्व बल है, ठीक है। और उसके बाद जो है, किसी पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है वो स्थिर होता है, और पदार्थ का भार स्थान परिवर्तन के साथ साथ गुरुत्व में परिवर्तन के साथ बदलता है, ठीक है। ये भी नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे आयतन, ठीक है। अब ये क्या चीज़ है, इसमें हम किस चीज़ में आ गए, कौन से टॉपिक में आए, हम आए हैं आयतन में, ठीक है। तो अब हेडिंग लिखेंगे आप, आयतन, ठीक है। तो ऐसा ही पद्धति में आयतन का मात्रक मीटर क्यूब होता है, ठीक है, क्यूब बोलते हैं इसको, ठीक है। पावर में जो है 3 होता है, ठीक है। तो इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। एसआई पद्धति में, ठीक है, एसआई पद्धति क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है, एसआई पद्धति होती है। इस तरीके से क्या होती है, एमकेएस पद्धति, मीटर की इग्रा सेकेंड है ना। और एक होती है सीजीएस, सेंटीग्राम सेकंड है। अलग अलग पद्धतियाँ मापन की, ठीक है। यहाँ पे एसआई पद्धति का यूज किया जा रहा है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, मापन की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, ठीक है। तो क्या है, एसआई पद्धति में आयतन का जो मात्रक है वो मीटर क्यूब है, ठीक है। और द्रवों का आयतन मापने के लिए प्रायः लीटर मात्रक एल, ठीक है, कैपिटल एल मात्रक का उपयोग किया जाता है। हम लीटर में मापते हैं ना किसी भी द्रव को, हाँ, जैसे पानी 5 लीटर है, 10 लीटर है, या दूध 2 लीटर है, तो इस तरीके से मापते हैं। लेकिन जो ये लीटर है वो एसआई मात्रक नहीं है, ठीक है। तो एसआई मात्रक क्या है, आयतन का क्यूबिक मीटर या मीटर क्यूब कह सकते हैं इसको, ठीक। उसके बाद आता है घनत्व, घनत्व की बात करते हैं। घनत्व क्या है, घनत्व किसी पदार्थ का जो घनत्व है उसके प्रति इकाई आयतन का द्रव्यमान होता है। एक यूनिट, एक मतलब जैसे कोई पदार्थ है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, उसके एक इकाई, उसका जो एक इकाई आयतन होगा उसका जितना द्रव्यमान होगा उसको हम यहाँ पे घनत्व बोलते हैं, ठीक है। तो घनत्व के लिए एक फार्मूला है, ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है अभी, मैं दिखा दूंगा, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे छोड़ देना है फार्मूला लिखने के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। जैसे घनत्व का ऐसा ही मात्रक है, यही है फॉर्मूला वैसे, ठीक है। अब इसमें घनत्व का ऐसा ही मात्रक, इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है किलोग्राम अपॉन, है ना, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक। अब देखो इसको मैं दूसरे तरीके से बताता हूँ, ठीक है। ये मैंने दूसरा एनसीईआरटी की बुक ली है, बुक में इसके बाद जो अगला पेज आएगा उसमें जो है ये लिखा हुआ है, ठीक है, ये बनाया हुआ है, अभी मैं दिखाऊंगा। इसमें देख सकते हैं आप, ये है घनत्व, ये वाला नोट कर लेंगे फॉर्मूला यहाँ पे, घनत्व का ऐसा ही मात्रक, ठीक है, बराबर द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक अपॉन आयतन का ऐसा ही मात्रक, ठीक है।
तो अब वहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको ध्यान देना, यहाँ पे किलोग्राम क्या है, केजी क्या है, द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, और जो आयतन है वो क्यूबिक मीटर में मापा जाता है, अभी बताया था m3, है ना, m की पावर में 3, है ना, क्यूबिक मीटर बोल सकते हैं इसको। तो अब यहाँ पे जो है केजी अपॉन क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे अगर 1/m⁻³ लिखते हैं, तो ये जो है m⁻³ अगर इसको डायरेक्ट पर लिखा जाए तो ये जो है, जो इसका पावर में 3 है, ये जो है माइनस में चेंज हो जाता है, यानी कि ये हो जाता है m यहाँ पे -³ ठीक है। तो इस तरीके से चेंज हो जाता है, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है किलोग्राम, ठीक है, पर मीटर क्यूब या पर क्यूबिक मीटर। समझ में आई बात? तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अभी पिछले पेज में जाएंगे हम, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनकम्प्लीट था। अब देखिए यहाँ पे घनत्व कंप्लीट हो गया, इस घनत्व को लिखना है, उसके बाद ताप की बात करते हैं, ठीक है। ताप के लिए यहाँ पे हेडिंग लिख लेंगे, ठीक है। सेल्सियस पैमाने पर ताप मापियों को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक अंकित किया जाता है, ठीक है। और फ़ारेनहाइट पैमाने पर, ठीक है, फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के मध्य व्यक्त किया जाता है, ठीक है। और सेल्सियस को डिग्री से फ़ारेनहाइट में बदलने का ये फार्मूला है, ठीक है। यहाँ पे जो है ये डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, F = 9/5 × डिग्री सेल्सियस + 32, ठीक है। तो ये फार्मूला है। और केल्विन केल्विन पैमाने को सेल्सियस में बदलना, मतलब केल्विन में अगर कोई वैल्यू दी है, नहीं, अगर डिग्री सेल्सियस में दी है, ये उल्टा लिखा हुआ है, ठीक है, इस फार्मूले का यूज यहाँ पे ऐसे करेंगे। डिग्री सेल्सियस में वैल्यू दी है, मान लो हमारे शरीर का जो तापमान है, ठीक है, ये एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। हमारे शरीर का तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है डिग्री सेल्सियस में, ठीक है, ये हमको पता है। अब हमसे कहा जाए कि केल्विन में ये तापमान ज्ञात करना है, ये कैसे ज्ञात करोगे, ये फार्मूला अप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब ये फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्या होगा, 273, है ना, K = क्या है, 273 + 37, ठीक है। एक्यूरेट मैंने टाइप नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे, इसको टोटली ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 310 केल्विन, यानी कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो केल्विन में 310 केल्विन होता है, ठीक है। तो मतलब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, ये थोड़ा सा जो लिखा हुआ है यहाँ पे ये उल्टा है, ठीक है, तो इसको करेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी और भी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है, हम एनसीईआरटी का पेज से मैं, ठीक। तो जब वहाँ पे जाएंगे वहाँ पर देखेंगे। उसके बाद आता है, चलो वैज्ञानिक संकेतन हम अभी थोड़ी देर में आएंगे, ठीक है, यहाँ पे हम पहुँचे नहीं अभी, ठीक है। अब कुछ देख लेते हैं यहाँ पे, एसआई पद्धति में प्रयुक्त पूर्व लग्न, ठीक है, कौन कौन से पूर्व लग्न प्रयुक्त होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे जो पूर्व लग्न है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पूर्व लग्न होंगे, ठीक है, और ये गुणक हैं और ये संकेत है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या है, इसमें से कुछ जो महत्वपूर्ण है आपके लिए अभी, ठीक है, वो याद रखने हैं, याद करने हैं आपको, ठीक है। तो अगर 1 पिकोमीटर बराबर तुमसे पूछा जाए तो कितना होगा वो, 10⁻⁻12 पिकोमीटर, ठीक है। तो 1 पिकोमीटर बराबर 1 मीटर में इतने पिकोमीटर होंगे, कहने का मतलब ये है, ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को।
पिकोमीटर में अगर निकाली जाए। नैनो का मतलब 10 की घात में -9 होगा। माइक्रो का मतलब 10 की घात में -6 होगा। मिली का मतलब -3। सेंटी का मतलब -2। ये जितना भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ पे, ये सारे जो है नोट करना है, ठीक है। पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी और डेका। डेका तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो फिर आगे देखते हैं और क्या है इसमें। हाँ, एक ये और भी है, एक किलो है, ठीक है। ये तो याद ही होगा, इम्पोर्टेंट है ना। तो जैसे 1 किलो क्या है, 1000 ग्राम होता है 1 किलो में, है ना। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, 1 kg बराबर 1000 ग्राम। अब ये 10 की घात 3 भी तो लिख सकते हैं इसको, 1000 को, है ना। 3 बार हम 10 को मल्टीपल करेंगे तो 1000 बन जाएगा, क्योंकि 3 बार हम 10 को गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 1000 बनेगा। वैल्यू 1000 निकलेगी, है ना। 10 की घात 3 इसीलिए आया यहाँ पे, 3 बार 10 होगा तो 10 की घात 3 हो गई। तो इस तरीके से हम इसको जो है क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये याद करना है, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इस पेज पे जाते हैं एनसीईआरटी के, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे पैमाना दिया गया है, ठीक है, किस तरीके से हम उसको करना है, ठीक। यहाँ पे बनाए हुए भी हैं कई सारे। अब ताप को मापने के लिए 3 सामान्य पैमाने हैं, ठीक है। कितने, 3 सामान्य पैमाने होते हैं। अभी मैंने 3 बताए भी थे, जो कि एक तो डिग्री सेल्सियस में तापमान मापा जाता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट में मापा जाता है और एक केल्विन में मापा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है। 3 तरीके से 3 सामान्य पैमाने होता है। और यहाँ जो है क्या है, केल्विन में, यहाँ केल्विन एसआई मात्रक है, ठीक है। तो इन तीनों में से जो केल्विन है वो एसआई मात्रक होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इन पैमानों पर आधारित तापमापियों को चित्र इसमें दिखाया गया है। ये वाला जो चित्र है, नीचे वाला, ये इसमें दिखाया गया है, ठीक है। और जो एक चीज़ और, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। ये ऊपर वाला जो फिगर है इसको देख लेते हैं, इसमें क्या चीज़ें हैं, ये वाला, ठीक। तो ये आयतन मापने के उपकरण हैं, ठीक है। इस शेप में जो है इसको अंशांकित सिलेंडर यानी कि मेजरिंग सिलेंडर भी बोल सकते हैं। ये मापन करने के लिए काम आता है, ठीक है। ये आयतन आयतन मापी फ्लास्क यानी कि वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क बोल सकते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं पिपेट, ठीक है। 25 ml का होता है, 5 ml का होता है, अलग अलग उसके आयतन होते हैं, ठीक है, मिलीलीटर। और यह है ब्यूरेट, ठीक है, टाइट्रेशन करने का काम आता है और काफ़ी चीज़ों के काम भी आता है, और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो आयतन का था, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो जो अम, अ, तापमापियाँ हैं ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बुक में जो है ये प्रिंट गलत हुआ है, ठीक है। तो ये आप जो है जो लेटेस्ट एनसीईआरटी बुक है उसमें ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा पिक्चर, ठीक है। तो ये पिक्चर जो है इस बुक में गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। जो एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी है उसमें देखिएगा, उसमें आपको तीन थर्मामीटर बने हुए मिलेंगे इसमें, इस चित्र की आधार पर, ठीक है। अब इसमें आप देख रहे हैं कि ये वाला भी वही है, और ये वाला भी सेम सेम है दोनों, ठीक है। और लिखा हुआ नीचे से कुछ और है, यहाँ पे लिखा हुआ है आयतन मापने के विभिन्न उपकरण, लेकिन नीचे वाले में जो है लिखा है ताप के विभिन्न पैमानों वाले तापमापी। तो ये पिक्चर गलत सेट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पुरानी एनसीईआरटी है, तो आप जो है न्यू एनसीईआरटी में ज़रूर देखिएगा इसको, यहाँ पे 3 थर्मोमीटर बने हुए होंगे। तो वो पिक्चर ज़रूर उसका एक बार अवलोकन ज़रूर कर लें, ठीक है। अगर एनसीईआरटी से संबंधित कोई दिक्कत आती है ऑनलाइन, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा दूँगा कमेंट। तो अब उसमें जो है
यहाँ पे देखते हैं साधारणतः सेल्सियस पैमाने वाले तापमापियों को 0 से 100 डिग्री तक अंशांकित किया जाता है। यानी कि जो साधारण सेल्सियस तापमापी होता है वो 0 डिग्री से, उसका परास जो होता है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। मतलब अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उसमें माप सकते हैं और न्यूनतम 0 डिग्री सेल्सियस तापमान हम माप सकते हैं। ठीक है। और जहाँ ये दोनों ताप क्रमशः जल के हिमांक और क्वथनांक है। ठीक है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ये हिमांक है जल का, और 100 डिग्री सेल्सियस जल का क्वथनांक है। ठीक है। तो हिमांक का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? हिमांक जो है, हिमांक का मतलब हिम बन जाना, बर्फ बन जाना, जम जाना। यानी कि जो यानी कि कोई जो भी है द्रव है वो अगर ठोस में परिवर्तित हो जाता है तो वो उसका जिस ताप पर परिवर्तित होता है वो उसका हिमांक कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे जल का हिमांक दिया हुआ है और जल का क्वथनांक दिया है। ठीक है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं उनको। तो फ़ारेनहाइट पैमाने को 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 212 डिग्री के मध्य व्यक्त किया जाता है। ठीक है। इन दोनों पैमाने पर ताप एक दूसरे से निम्नलिखित रूप से संबंधित होता है। ठीक है। अभी मैं फार्मूला बता चुका हूँ फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है। अब आप अपने शरीर के तापमान को भी इसमें चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे शरीर का तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करेंगे इसको? यानी कि यहाँ पे है डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5। ठीक है। 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे ब्रैकेट किया है प्लस यहाँ पे 32। ठीक है। अब इसको टोटल अगर कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है। तो यानी कि ह्यूमन बॉडी के जो टेम्परेचर होता है डिग्री फ़ारेनहाइट में वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। एक बार आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है। तो समझ में आ जाएगा। और उसके अलावा केल्विन पैमाना सेल्सियस पैमाने पर से इस प्रकार संबंधित है। ठीक है। इस प्रकार है संबंधित के इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। ठीक है। अभी मैं बता चुका हूँ, इसका एग्जाम्पल पहले ही सॉल्व करा दिया है मैंने। ठीक है। बॉडी टेम्परेचर को केल्विन में बदलने की प्रोसेस। ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। नोट पॉइंट करके आप लिख सकते हैं, नोट लिख सकते हैं अलग से। यह जानना रुचिकर होगा कि 0 डिग्री से कम ताप, ठीक है, अर्थात नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव वैल्यू होती है 0 डिग्री से नीचे। ठीक। तो सेल्सियस पैमाने पर तो संभव है, यानी कि सेल्सियस पैमाने पर हम 0 डिग्री से नीचे का तापमान माप सकते हैं, लेकिन केल्विन पैमाने पर हम ताप ऋणात्मक नहीं माप सकते हैं। ऋणात्मक मान पॉसिबल है ही नहीं। यानी कि इसका मतलब क्या है? जो है -5 डिग्री सेल्सियस तो हो सकता है, लेकिन 5 5 केल्विन टेम्परेचर -5 केल्विन टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, ये कह रहा है। ठीक है। तो ऋणात्मक मान वो पॉसिबल नहीं है। मतलब 0 केल्विन हो सकता है, न्यूनतम 0 केल्विन तक जाता है। ठीक है। इसका मतलब ये है। क्लियर है ना बात? 0 केल्विन से नीचे केल्विन ताप मापी नहीं माप सकता है, पॉसिबल ही नहीं होता है इसमें। ठीक है। और 0 केल्विन से ऊपर की तरफ ये तापमान माप सकता है, केल्विन। ठीक है। ये आगे जाता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हमें माइनस में भी जाता है, लेकिन केल्विन माइनस में नहीं जाता। मेन पॉइंट यही है। ठीक है। मतलब केल्विन पैमाने पर ऋणात्मक मान संभव नहीं है। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है मापन में। अब देखते हैं इसमें मापन में अनिश्चितता। अब कुछ चीज़ें और छूटी हैं। ठीक है। अब ये वैज्ञानिक संकेतन यहाँ पे आ गया, तो वैज्ञानिक संकेतन का शुरू का पार्ट जो है वो पिछले पेज में है। ठीक है। उसको देख लेते हैं। ये है वैज्ञानिक संकेतन।
तो इस वैज्ञानिक संकेतन हेडिंग लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो वैज्ञानिक संकेतन के द्वारा किसी भी बड़ी संख्या व अत्यधिक छोटी संख्या को लिखा जाता है, ठीक है। और इस संकेतन में किसी भी संख्या को n इंटू 10⁻n के रूप में व्यक्त लिखा जाता है, ठीक है। 10⁻n, कैपिटल N यहाँ पे हो गया, इंटू 10⁻n, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसके, इसमें क्या लिखा है, इसको नोट कर लीजिएगा आप कॉपी में, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे जो है, यहाँ जो n लिखा हुआ है स्मॉल वाला, ठीक है, वो चरघातांक है, ठीक है। और n का जो मान होता है वो ऋणात्मक व धनात्मक दोनों हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। जो पावर वाला n है, पावर में स्मॉल n है, ठीक है, ये ध्यान देना। और जो कैपिटल वाला n है जो आगे से लिखा हुआ है, उसका मान जो है 1 से 10 के बीच हो सकता है, ठीक है, 1 से 10 के बीच हो सकता है। क्लियर है ना बात। अब देखो ये कैसे होता है, इसका उदाहरण देख लेते हैं, उदाहरण से हम इसको समझेंगे इसका क्या मतलब है, ठीक है। अब जैसे हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आया होगा कि एक संख्या दी होगी इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से एक संख्या दी होगी और इस संख्या को का वैज्ञानिक संकेतन लिखिए या इसको वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। अब हम उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे पॉइंट लगा, पॉइंट 232 पॉइंट, ठीक है। तो यानी कि 3 संख्याओं के बाद लगाया, ठीक है। अब पॉइंट अगर हम यहाँ से खिसका के इधर ले आए, ठीक है, इधर 2 के बाद ले आए, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2.3 2.3257 है ना, इंटू, अब देखो 2 स्थान ये आगे खिसका, ठीक है, तो 2 स्थान आगे खिसका तो 10 की पावर में 2 आएगा, ठीक है। अगर देखो लेफ्ट साइड को, अगर ये बाईं ओर को अगर ये खिसक रहा है पॉइंट, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी यहाँ पे, ठीक है। इसके पावर में 2 के आगे माइनस नहीं आएगा, ठीक है, इस केस में। लेकिन अगर यह पॉइंट दाईं ओर खिसकता है संख्या के, अभी बताता हूँ एक एग्जांपल में, दाईं ओर खिसकता है, तो उस केस में ये जो पावर वाली वैल्यू होगी ये नेगेटिव होगी, ठीक है। क्लियर हुआ ना इतना। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, ये वाला तो समझ में आ गया होगा आपके। अब नेगेटिव वैल्यू की बात करते हैं, यहाँ पे सी के नीचे एक एग्जांपल और दिया हुआ है, ठीक है। एग्जांपल क्या दिया हुआ है, ये वाला। अब इसमें देख सकते हैं आप, जो 0 है, अब n का मान तो हमें 1 से 10 के बीच में लाना है ना, 0 से तो काम नहीं चलेगा, या ये 232 से तो काम नहीं चलेगा, 1 से 10 के बीच होना चाहिए ये मान। तो 1 से 10 के बीच इसका मान करने के लिए हम देखेंगे इसमें कि कहाँ हमको ये संभावना मिलती है। अब देखो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, तो ये 1 के पास, 1 के बाद अगर हम ये पॉइंट लगा देंगे तो हमें 1 मिल जाएगा, यानी कि 1.6 हो जाएगा। क्लियर है ना बात, समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे 1.6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आगे तक कुछ लिखा नहीं है, 1.6 हो गया, यहाँ पे इंटू कर दिया। अब ये पॉइंट जो है कितना स्थान खिसका ये हमें देखना है, ठीक है। अब देखो 4 संख्याओं को ओवरलैप करके गया है, यहाँ से 3 बार तो 0 है, 1 बार 1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये तो पॉसिबल, ये तो क्लियर है कि 10⁴ तो होगा ही होगा। लेकिन ये भी देखना है कि पॉइंट किस साइड को खिसका है, ये दाईं ओर को खिसका है। दाईं ओर को खिसका है तो इसका मतलब इसमें कौन सा क्या आएगा, माइनस आएगा, ठीक है। और बाईं ओर खिसकता है तो प्लस आता है, ठीक है। और उसमें प्लस का साइन बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है, वो संख्या ऑटोमेटिकली प्लस ही होती है जिसमें कुछ ना लिखा होता है, ठीक है। तो अब ये जो है राइट साइड की ओर जा रहा है, तो यहाँ पे इसलिए माइनस का 4 आएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें सार्थक अंक की बात करते हैं, ठीक है।
तो अब इनको ये जो संख्याएं यहाँ पे दी हैं इनको कैसे हम गुणा करते हैं, ठीक है, कैसे हम इनको ये डिवाइड करते हैं, कैसे मतलब इसका भाग इसमें देते हैं, तो ये चीज़ें भी आपको प्रैक्टिस करनी है एनसीईआरटी के बेस पे, ठीक है। एनसीईआरटी में सब दिया है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं इसमें, ठीक है। मैं ज़्यादा डीप तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जितना भी इम्पोर्टेंट पार्ट है इसमें है वो सब मैं कवर करा दे रहा हूँ, जो परीक्षा के एग्जाम के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं सार्थक अंक की, ठीक है। सार्थक अंक क्या होता है, ठीक। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है सार्थक अंक की, वे अर्थपूर्ण अंक जो निश्चित रूप से ज्ञात होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू होती है ज्ञात है जो, ठीक है। अब देखो सार्थक अंक निर्धारित करने के यहाँ पे कुछ नियम दिए गए हैं, ठीक है। ये सभी नियम आपको याद करने हैं, मतलब आपको देखने हैं, एक बार समझ में आ जाएंगे तो याद भी अपने आप हो जाएंगे, ठीक है। तो समझना ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। अभ्यास दिया होगा एनसीईआरटी में, उसकी प्रैक्टिस जरूर करें, ठीक है। तो तभी ये चीज़ें सही से समझ में आएंगी आपको, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये वीडियो जो है बीच बीच में पॉज करके रोक करके आप इसको नोट भी करते रहिएगा, पहले इसको समझिएगा, उसके बाद इसको नोट करिएगा। ये मेथड है नोट पिकअप करने की, ठीक है। अब आप इस तरीके से करते हैं तो आपको जो माइंड में जो है ज़्यादातर चीज़ें बैठ जाएंगी, ठीक है। तो पहले देखें, फिर समझें, फिर उसको करो, ठीक है। समझ में आ रही ना। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, सभी गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, ठीक है, पहला नियम है, नियम नंबर 1, गैर शून्य अंक सार्थक होते हैं, यानी कि जो शून्य न हो, जहाँ पे कोई जीरो ना हो, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल दिया 285, अब 285 में 3 डिजिट हैं, ठीक है, 3 अंक हैं, यानी कि इसमें 3 सार्थक अंक होंगे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है, संख्या दे दी जाती है, निम्नलिखित संख्या में कितने सार्थक अंक हैं, ठीक है। अगर मान लो 0.25 दिया है, अब 0.25 दिया है तो यहाँ पे जीरो जो है वो शून्य हो गया। अब यहाँ गैर शून्य की बात कर रहा है, यानी कि गैर शून्य क्या है, एक 2 है और एक 5 है, यानी कि टोटल इसमें कितने सार्थक अंक हैं, 2 सार्थक अंक हैं, ठीक है, 0.25 में। अच्छा, दूसरा नियम देख लेते हैं हम यहाँ पे। दूसरा नियम में क्या कह रहा, प्रथम और गैर अंक से पहले आने वाले, यानी कि गैर शून्य अंक होना चाहिए, ठीक है। ये गलत हो गया, गैर, यहाँ पे गैर शून्य लिख लीजिएगा। प्रथम और गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है। क्लियर है ना। देखो इसका क्या मतलब हुआ, प्रथम और गैर शून्य अंक से पहले आने वाले शून्य सार्थक नहीं होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो एक तो पहला शून्य है और यहाँ पे जो है दूसरा शून्य है, ठीक है। ये जो है अब यहाँ पे जो है ये गैर शून्य है 3, यानी कि ये शून्य नहीं है। इससे पहले जितने भी शून्य आएंगे वो सार्थक नहीं होते हैं, ठीक है, ये बात कह रहा है। इसका मतलब इस 0.03 में केवल एक 3 है जो गैर शून्य है, जो शून्य नहीं है। इसका मतलब इस संख्या में एक सार्थक अंक है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल फिर दिया 0.0052 है यहाँ पे गैर शून्य, तो 2 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। इस नियम को अच्छी तरह देखिएगा, अभी और आ रहे हैं थोड़ा सा, और थोड़ा कम्प्लेक्स टाइप हो सकता है आपके लिए, ठीक है, तो देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट नियम है, तीसरा नियम, दो गैर शून्य के मध्य स्थित शून्य सार्थक होता है। क्लियर है ना बात। देखो यहाँ पे एग्जांपल दिया है 20.005, ठीक है, आगे से यहाँ पे 2 है, ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, 2 है और इधर जो है 5 है। इन दो, ये दो क्या हैं, गैर शून्य, इनके बीच 3 शून्य आ रहे हैं, ठीक है, 3 शून्य, सॉरी यहाँ पे 2, हाँ 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे एक 2.005 है, 20 पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो 2.005 है, तो इसमें देख लेते हैं 2 शून्य आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 2 शून्य आने का मतलब ये है कि जहाँ पे जो है ये जो शून्य है इसको सार्थक माना जाएगा, क्योंकि ये दो गैर शून्य अंकों के मध्य स्थित है, ठीक है। टोटल यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए, इसका मतलब 4 सार्थक अंक हो गए, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो रहा होगा।
इसके बाद आता है किसी अंक के दाईं ओर, किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होते हैं। ठीक है, किसी अंक के दाईं ओर या अंत में आने वाले शून्य सार्थक होता है, परंतु उनके लिए यह शर्त है कि वे दाईं ओर स्थित हों। ठीक है, मतलब दाईं ओर स्थित होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 200 है, 200 में 2 गैर शून्य के दाईं ओर स्थित 2 जीरो है, इसका मतलब यहाँ पे 3 सार्थक अंक है। लेकिन ठीक है, लेकिन परंतु यदि ऐसा हो तो शून्य सार्थक नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे 100 दिया तो इसमें एक सार्थक है। क्यों, यहाँ पे ये देख लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है दशमलव, 0.200, इसलिए यहाँ पे 3 सार्थक अंक हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं लगा है। ठीक है, अब ये किसी अंक लिखा हुआ है, शायद यहाँ पे किसी दशमलव अंक होगा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे को करेक्शन कर लीजिएगा, किसी दशमलव अंक के दाईं ओर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। ठीक है, नोट्स में काफ़ी गलतियाँ हैं, एक स्टूडेंट के नोट्स हैं ये, तो वो जो है मैंने ही पढ़ाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे छोड़ रखा है। ठीक है, तो किसी दशमलव अंक के दाईं ओर, यहाँ पे दशमलव अंक जोड़ देना, दशमलव यानी कि यहाँ पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट लगा हुआ है 0.200। अगर बाय द वे ये जो 100 लिखा हुआ है, इसके आगे अगर पॉइंट होता तो यहाँ पे 3 सार्थक अंक होते हैं, 0.100 होता, 3 सार्थक अंक होते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए ये क्या है, एक सार्थक अंक है। तो आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आ रही होगी और समझ में आ रहा होगा। अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विद ऑल। धन्यवाद।